वो इस तरह से लेना है कि जो सारा हाइड्रोजन है और कंपाउंड में जो मौजूद है वो किसके साथ कंबाइंड है, ऑक्सीजन के साथ। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक जगह है और वो क्या बना रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बना रहा है। यानी जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो H2O के फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कंपाउंड में नाइट्रोजन सोडियम होगा, सल्फर होगा, सोडियम कुछ होगा X, सल्फर कुछ होगा Y, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी होगा। और हाइड्रोजन जितना भी मौजूद हो, जितना भी हाइड्रोजन मौजूद होगा, मान लेते जेड मौजूद होगा, वो ऑक्सीजन के साथ होगा, यानी पानी बना रहा होगा, H2O बना रहा होगा, ये पक्की बात है, H2O बन रहा होगा। कितना H2O बन रहा होगा ये भी हम लोग को नहीं पता, ZH2O। पानी बनेगा तो H2O हो जाएगा ना। तो सारा हाइड्रोजन H2O बनाने में खर्च होगा, ये नहीं बोला कि सारा ऑक्सीजन भी पानी बनाने में खर्च होगा। ऑक्सीजन यहाँ भी रह सकता है कंपाउंड में, यानी सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और पानी भी बनेगा। पानी बनने में सारा हाइड्रोजन खर्च होगा, ये भी हम लोगों को पता चला कि हाइड्रोजन सारा का सारा पानी में मौजूद होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ मौजूद होगा। तो क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब इसको कैसे बना, यस सर। अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाते, ये सब सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इसमें सिर्फ आपसे यही पूछ देगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल बी, और कुछ नहीं बोलेगा। तो आप ढूंढते रहिए कि इस सवाल को परसेंटेज कंपोजिशन से बनाया जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो परसेंटेज कंपोजिशन से बनाया जा सकता है। तो इस सवाल में हमारे पास क्या क्या है, इस सवाल में हमारे पास सोडियम है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। देखेंगे पानी का कितना मोल बनेगा, ठीक है, वो तो बाद में भी देख सकते हैं कि पानी कितना मोल में बनेगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसके हिसाब से उसका मोल निकाल लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन किसका किसका क्या परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज सोडियम कितना परसेंट है, तो सोडियम है हमारा 14.31%, सल्फर कितना है तो 9.97, हाइड्रोजन कितना है तो 6.22, और ऑक्सीजन कितना है तो 69.5, यही है ना। तो अब हम लोग इसका रिलेटिव मोल निकालने जा रहे हैं। रिलेटिव मोल कैसे निकलता है, रिलेटिव मोल मोलर मास से डिवाइड करके, है ना। मोलर मास से डिवाइड कीजिए, 14.31 डिवाइडेड बाई सोडियम 23 ग्राम, कुछ आएगा 9.97 डिवाइडेड बाई सल्फर 32 ग्राम, कुछ तो आएगा 6.22 डिवाइडेड बाई 1, ठीक से लिख दो, 6.22 डिवाइडेड बाई 1 और 69.5 डिवाइडेड बाई 16। देखो इसको अप्रोक्स डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 14 दूना 28 होता है लमसम, ये आधा तो है नीचे में, यानी ये लमसम 14 दूना 14 टू जा 24, 24 आता है ना जी, तो आधे से कुछ कम है, 24 दूना 28, आधे से कुछ कम है, 0.6 आ रहा है, 0.62 यही आ रहा होगा। हाँ। इसको 9 तिया 27, 9 तिया मतलब 32 है, नीचे में 9 तिया 27, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 से 36, 3 तिया 0.3, 0.3 बना रहा है, ठीक है। ये तो 6.22 ही रहेगा। इसमें 16 थी 16 थी 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 5 बचा 5, 0 दिए पॉइंट दिए 0, 16 16 तिया 48, 16 तिया 48, 2 बचा, 2 बचा 0 डाले 48, नहीं 2 नहीं बचेगा, ज्यादा बचेगा 64, 64, 4.34 आ रहा है। देखो तो इतना ही आ रहा है ना, 34, इतना ही आ रहा है। इसमें यस सबसे सर। छोटा नंबर जो है उससे डिवाइड मारेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है, सबसे छोटा नंबर 0.31, तो सिंपल रेशियो पहले निकालते हैं, देखते हैं अगर होल नंबर में आ गया तो यही छोड़ देंगे, होल नंबर में नहीं आया तो होल नंबर पे चेंज करेंगे। 0.62 डिवाइडेड बाई 0.31, 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31, 6.22 डिवाइडेड बाई 0.31, 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31। चलो जी बोलते चलो कितना कितना आ रहा है, ये लमसम 2 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, और ये आ जा रहा है लमसम 20, 20 आ रहा है, 3 दूनी 6, 20 के आसपास में आ रहा है, और ये 4 3 3.14 14 41 14 आ रहा है, कितना आ रहा है देखो चेक करो,
आया? अब ध्यान से समझो फॉर्मूला, ये तो समझ में आ गया कि Na2 होगा, S एक ही होगा, ऑक्सीजन कितना होगा नहीं पता, वाटर कितना होगा ये भी नहीं पता। तो देखो अब थोड़ा सोचना है कि वाटर कितना होगा। तो देखो पानी, हाइड्रोजन कितना है अवेलेबल, हाइड्रोजन कितना कितना मोल अवेलेबल हुआ, बोल नहीं रहे हो, हाइड्रोजन कितना मोल है? 20। 20। तो यहाँ 10 मोल पानी रखेंगे तब ना 20 होगा, 10 दूनी 20। यस सर। तो ऑक्सीजन 10 यूज हो गया, कितना बचा ऑक्सीजन? देखो यस यहाँ सर। कितना मोल है, 14। 4। अच्छा, फॉर्मूला निकला, ये आया हमारा अभी इंपीरिकल फॉर्मूला। ये अभी कौन सा फॉर्मूला निकला? इंपीरिकल फॉर्मूला। और तो हाँ बोलो जी। सर डॉट टेंस टू हो क्या? डॉट, हाँ टेंस मतलब टू ये होगा। डॉट ही होता है, डॉट ही होता है। फिर से बोलो, तुम क्या बोला, तुम्हारा बात समझना चाह रहे। नहीं सर वो पूछ रहे थे डॉट टेंस टू होगा ना। हाँ हाँ, डॉट ही लिखते, डॉट नहीं भी लिखते तो भी उसको समझ में आता है कि वो साथ में है, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, चलो जी इंपेरिकल मास निकालो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था हमको। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल मास निकालेंगे। इंपेरिकल मास, तो 23 गुने 2 प्लस 32 प्लस 16 गुने 4 प्लस 10 गुने 18, डायरेक्ट कर ले, पानी का मास 18 और 10 मोल है, बार बार करके निकालना नहीं पड़ेगा। 23 दूना 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, जोड़ो जी कितना आ रहा है, जोड़ करके आ रहा है 180 64 32 32 32 6 3 9 9 4 2 8 8 6 लमसम 322 आ रहा है। इंपेरिकल मास आ गया, एन का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, मोलर मास बाई इंपेरिकल मास आया। मोलर मास हो गया हमारा, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, मोलर मास 322। 332। सर ये तो खुद एक मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूल है। हाँ ये खुद एक मॉलिक्यूल है, सोडियम सल्फेट। लेकिन हम बोल नहीं सकते ना कि ये मॉलिक्यूल है, अभी नहीं बोल सकते ना, अभी तो सिर्फ हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकला। अलग बात ये हमको पता है कि यही मॉलिक्यूल है, आना भी चाहिए। देखते हैं अगर है तो आ जाएगा, वन आ रहा है तो यानी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही 1 से गुना हो जाएगा तो यही रहेगा, Na2SO4 डॉट 10H2O। यानी अगर इस क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना होता तो पता है कैसे आता, बोलता है इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट। यही क्वेश्चन को ऐसे कर देता, क्वेश्चन कर देता हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट, यही कर देता बस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन बन गया। ए नंबर में 2 डाल देता, बी नंबर में 6 डाल देता, सी नंबर में 10 डाल देता, डी नंबर में नन डाल देता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन सी। आया समझ में? चलो इसको भी नोट करो, एक क्वेश्चन अब तुम लोग भी बनाओगे वाटर से रिलेटेड। दूसरे तरह का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, जिसमें मास दिया रहेगा और फॉर्मूला निकालना। इसमें परसेंटेज दिया हुआ था ना, अब क्या होगा ना कि परसेंटेज नहीं देगा, पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा और तब क्वेश्चन बनाना होगा। तो वैसे क्वेश्चन को भी टैकल कर रहे हैं। डन सर। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से समझे रहना। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेंस के लेवल में भी रहता है, स्कूल एग्जाम में भी रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, रह सकता है, ठीक है। डन सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया सब लोगों का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटायरिक एसिड
butyric acid contains carbon, hydrogen, oxygen element. अब 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burned burned in oxygen. It gives 8.45 milligram of carbon dioxide and 3.46 gram of water. What is the mass percent of each element? ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रह सकता है. Determine the empirical and molecular formula of butyric acid if its molar mass is 88. ठीक है, देखो कैसे समझेंगे कि क्या क्या कितना कितना क्या मिलता है. देखो हम लोग को ये पता है कि ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है, कुछ होगा ब्यूटायरिक एसिड, हमको नहीं पता. हम ज्यादा तो अभी केमिस्ट्री भी नहीं जानते हैं क्योंकि अभी आप 11th में आए ही हैं, ठीक है. तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली में वैसे बच्चे बनाते हैं जो उनका पूरा केमिस्ट्री एक्चुअली में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है. तो ये सब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो उनको आसान लगेगा. अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो ये सब क्वेश्चन जब बनाएगा तो स्टार्टिंग फेज में ये टफ लगेगा, लेकिन खैर अभी हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन टैकल करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है, इसको कंबशन किए यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हम लोग हीट किए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिया और पानी दिया H2O, यानी इसमें कार्बन मौजूद है, ठीक है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है. सारा का सारा कार्बन तो CO2 में आएगा और तो कहीं कार्बन आ नहीं रहा है, और सारा का सारा हाइड्रोजन H2O में आ रहा है ना. यानी कार्बन का जो परसेंटेज CO2 में होगा वही परसेंटेज ब्यूटायरिक एसिड में होगा. हाइड्रोजन का जो परसेंटेज H2O में होगा वही परसेंटेज ब्यूटायरिक एसिड में होगा ना, क्योंकि एलिमेंट कंजर्व होता है ना. तो जितना परसेंट ब्यूटायरिक एसिड में कार्बन होगा वही CO2 में भी होगा. जितना परसेंट हाइड्रोजन ब्यूटायरिक एसिड में होता है वो H2O में होगा. और क्वेश्चन में जो क्या किया ना, क्वेश्चन को इतना ट्रिकी कर दिया कि हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया. इट गिव्स 8.45 मिलीग्राम. ये कितना दिया हम लोगों को? 8.45 into 10 to the power -3 ग्राम. ग्राम में बदल लेते मिलीग्राम. पानी कितना दिया? 3.46 into 10 to the power -3 ग्राम. अब सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज निकालते हैं. तो CO2 का मास निकालते हैं तो CO2 का मास आता है 44 ग्राम और पानी का मास निकालते हैं तो 18 ग्राम आता है. 44 ग्राम में कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, है ना. 44 ग्राम अगर CO2 लेंगे तो कार्बन 12 ग्राम होगा ना. बात समझो, देखो CO2 इसको निकालो तो इसका मोलर मास 44 ग्राम आ रहा है, इसमें कार्बन 12 ग्राम है, तो 44 ग्राम अगर लेंगे तो 12 ग्राम कार्बन होगा. इतना ग्राम में कितना कार्बन होगा, फिर उसका परसेंटेज भी निकल जाएगा. तो परसेंटेज ऑफ कार्बन
परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज, तो 44 ग्राम में 12 ग्राम है, 1 ग्राम में हो गया 44/12, हो गया ना जी, 44/12, सॉरी 12/44, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं, चलो ऐसे भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 गुना 8.45 इंटू 10⁻³ और गुना में 100 कर दो तो डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगा। ये कैलकुलेट होकर 54.24% आ रहा है। आया समझ में? सर वाटर का ग्राम में दिया हुआ है, आप उसको बदल ग्राम में दीजिए। दिया हुआ है, एक मिनट देखना दो, ग्राम में कि मिलीग्राम? 3.46 मिलीग्राम है, मिलीग्राम, ठीक है। एक मिनट, परसेंटेज फिर से निकालते हैं, हमको लग रहा है गलत निकल गया परसेंटेज, फिर से बेसिक लेवल से परसेंटेज निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल रहे तो गलत आ रहा है। कार्बन 44 ग्राम था, 12 ग्राम आया, तो मास ऑफ पहले कार्बन निकाल, मास ऑफ कार्बन कैसे निकलेगा? तो 44 ग्राम में 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना ग्राम होगा? बोलो, मास ऑफ कैसे निकालेंगे कार्बन का? निकालेंगे ना इस तरह से, यूनिटरी मेथड लगा लो ना, नहीं अगर आ रहा है तो देखो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, ऐसा लिख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 12/44, तो हमारे पास 8.45 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितना होगा? तो 12/44 गुने 8.45 इंटू 10⁻³ आएगा। चाहो तो मिलीग्राम में भी छोड़ सकते हो, चाहो तो ग्राम में भी निकाल सकते हो, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.30 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। ये कार्बन का मास निकल गया, इतना ग्राम कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज निकालो सैंपल में कितना होगा। इतना ग्राम अगर कार्बन है तो देखो सब चीज मिलीग्राम में है ना, तो मिलीग्राम में रहने दो, ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, ज्यादा आसान पड़ेगा हम लोगों को, ग्राम ग्राम तो ऐसे भी कट जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, इतना मिलीग्राम है हमारे पास सैंपल और उसमें इतना कार्बन है, तो कार्बन का क्या परसेंटेज हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा कार्बन का मास, मास ऑफ कार्बन बाई मास ऑफ सैंपल गुना 100, तो कार्बन का मास हो गया 2.30 इंटू 10⁻³ ग्राम में। सैंपल का मास कितना है जी? सैंपल का मास है 4.24 ग्राम मिलीग्राम, तो 4.24 इंटू 10⁻³ ग्राम में आ गया, ये भी ग्राम में आ गया, कट जाएगा, तो कार्बन और गुना में 100, तो ये जो कट कैंसिल होकर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 54.24%, कार्बन का निकल गया परसेंटेज। ये क्वेश्चन पहले समझ में आया कि कैसे कार्बन का परसेंटेज निकाले हम लोग? देखो एक्चुअली में थोड़ा आगे का सवाल है ये, मतलब इंपेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास में ना ये बहुत कुछ डाल दिया एक साथ, ठीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा भी नहीं भी समझ में आए, तो लेटर ऑन ये आएगा समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, थोड़ा सा स्टाइकोमेट्री और पढ़ लेंगे ना, मतलब स्टाइकोमेट्री हम लोग पढ़ाए नहीं है और स्टाइकोमेट्री का सवाल पकड़ लिए हम लोग, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम ध्यान नहीं दिए कि सवाल स्टाइकोमेट्री का है, कि मास निकालना पड़ेगा हम लोग को इंडिविजुअल। देखो जैसे इसको कैसे सोचते हैं, CO2 है ना, तो CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है ना, आराम से सोचो, पूरा सवाल ना बने लेकिन कुछ कुछ तो बनाना है, अभी कुछ कुछ सीख भी लेना है। 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन था कि नहीं था? बोलो, 44 ग्राम में 12 ग्राम था कि नहीं कार्बन? हाँ ना, बोलो ना सब लोग। यस सर। था Yes, ना? sir. इतना ग्राम CO2 था ना हम लोग के पास, यस सर। इतने ग्राम में कितना होगा कार्बन? निकाल लोगे? 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम C, तो 1 ग्राम में 12/44, इतने ग्राम में कितना कार्बन होगा? निकल गया कार्बन का मास। जितना कार्बन CO2 में होगा उतना ही कार्बन ब्यूटेरिक एसिड में होता कि नहीं होता? क्योंकि और तो कहीं कार्बन गया भी नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो ब्यूटेरिक एसिड का टोटल मास था 4.24 और उसमें कार्बन का मास इतना है, तो कार्बन का क्या परसेंटेज होगा कंपाउंड में? तो कार्बन का मास बाई सैंपल का मास गुना 100, निकल गया कार्बन का परसेंटेज। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज डायरेक्ट निकलेगा, ऑक्सीजन का डायरेक्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी है और H2O के साथ भी है, तो हाइड्रोजन अकेले है, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकालो। देखो 18 ग्राम पानी लेंगे तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, हाँ ना बोलो? यस सर।
18 ग्राम H2O contains 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम H2O में कितना होगा हाइड्रोजन? 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। हमारे पास कितना बोला है पानी? इतना ग्राम। तो 3.46 इंटू 10⁻³ ग्राम H2O कितना हाइड्रोजन कंटेन करेगा? 2/18 इंटू 3.46 इंटू 10⁻³ ये कैलकुलेट होकर कितना आ रहा है? हम कैरी कर रहे हैं, ये आ रहा है 0.38 इंटू 384 इंटू 10⁻³ ग्राम। निकल गया हाइड्रोजन का मास। जितना हाइड्रोजन पानी में मौजूद होगा उतना ही हाइड्रोजन कहाँ मौजूद होगा? ब्यूटेरिक एसिड में। तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना निकलेगा जी? हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ सैंपल, सैंपल गुना में 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 0.384 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सैंपल का मास 4.24 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो ये हमारा आ रहा है 9.05%। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑक्सीजन, तो दोनों का परसेंटेज जोड़ करके 100 में से घटा दो। 100 माइनस 54.24 माइनस 9.05, ये आ रहा है हम लोगों को 36.71%। ये अभी आधा क्वेश्चन बना, परसेंटेज कंपोजिशन सिर्फ निकला है। अभी इसमें डिटरमाइन करना है ना इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको हटा देते हैं अभी। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाद में भी निकाल सकते हो, परसेंटेज मिल गया तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अभिषेक, क्वेश्चन समझ में आया तुमको? सर H और कार्बन पे POAC लगा है ना? देखो, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम जो बोलते हैं ना, हाँ वही लगाए हैं, POAC, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। एटम एक्चुअली में कंजर्व होता है ना। ये सब तो छोटा छोटा बात है, हम लोग उसको टर्म दे करके नहीं बोल रहे कि POAC लगा है, क्योंकि बहुत बार POAC फॉल्स लेगा नहीं, लगेगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल जगह अगर आ जाएगा, मान लो कार्बन यहाँ भी आ गया, कार्बन यहाँ भी आ गया, कार्बन यहाँ भी आ गया, लगेगा नहीं। अभी इसमें लग सकता था, इसीलिए हाँ कह सकते हैं कि POAC लगा है। सर और कंबशन में +O2 होता ना, वो एरो पे O2 क्यों है? देखो, हम लोगों को इस रिएक्शन में ये नहीं बोल रहा था कि आप रिएक्शन कैसे ले जा रहे हैं। हम लोग को ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली यूज हुआ होगा, ऑक्सीजन क्या हुआ होगा? यूज हुआ होगा, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ प्लस साइन डाले, +O2। +O2 का मतलब ये रिएक्शन में गया है, पार्टिसिपेट किया है। अगर हम यहाँ पे प्लस साइन ना डाल के O2 लिखते तो इसका मतलब ये कैटेलिस्ट है। ठीक है, +O2 भी लिख सकते हैं और एरो पे देके भी +O2 लिख सकते हैं। -H2 ऐसे भी लिखा जाता है, जो चीज हटता है उसको भी एरो पे लिख सकते हैं प्लस माइनस साइन देकर। ये भी तरीका है लिखने का। ठीक है, ओके सर। पहले यहाँ तक सब लोग नोट कीजिए, फिर इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। देखो, ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन पकड़ लिए थे हम लोग, अब क्वेश्चन लिख लिए तो मिटाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए बनाए हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बात तो सीखे होंगे ना, लाइक सीखे होंगे, क्या सीखे होंगे कि अगर हम क्वेश्चन दे दे आपको कि इतना ग्राम CO2 होगा तो उसमें कार्बन कितना ग्राम होगा, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो। देखो क्या क्या सीखे। इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा, कैसे निकलेगा? देखो ऐसे निकलेगा, देख रहे हो कितना ग्राम कार्बन होगा? देखो ऐसे निकलेगा। एक चीज सीखे ना कम से कम। यस दूसरा सर। दूसरा चीज देखो तुम क्या सीखे, इतना ग्राम पानी में कितना हाइड्रोजन होगा। तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो उतना ग्राम पानी में कितना हाइड्रोजन होगा, निकल गया। ये दो चीज तो तुम ऐसे ही सीखे। ठीक है, तीसरा चीज यहाँ पर हम लोग जो लगा रहे हैं ना, वो थोड़ा आगे का लग गया है, लेकिन खैर हम लोग बनाए अभी। आप अभी नोट करके रख लीजिए, जिनको समझ में आया अभी ठीक है, नहीं आया अभी इसको स्किप कर दीजिएगा। ये थोड़ा आगे पढ़ लेंगे ना हम लोग, तब बनाएंगे स्टाइकोमेट्री रिएक्शंस के इक्वेशंस, तब इसको बनाएंगे वापस। देखो, हम लोग को बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हम लोग लर्न करना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, हम लोग तरीका, मतलब अवेलेबल जो तरीका है ना, देख देख करके मतलब सीखना कि अच्छा सच में ऐसा होगा, हाँ सही बात है ऐसा होगा, सही बात है ऐसा होगा, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं सवाल बनाने में। तेजी से नोट करो सब लोग। हर्षिता, कुछ समझ में आया है?
हर्षिता कुछ समझ में आया है? यस सर। वेरी गुड, कुछ कुछ तो आया होगा। सर डिवाइड में जो 4.24 है इंटू 10⁻³ वो कहाँ से आया था? ये वाला 10⁻³ यहाँ भी है। ये देखो ना, सैंपल का मास नहीं दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है ना, टोटल मास 4.24 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसी में ना परसेंटेज निकालना है किसी भी एलिमेंट का। यस सर, यस सर। सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा नहीं सीखोगे। थोड़ा हम लोग स्पेस दो, थोड़ा पहले लेवल सिखाने का, धीरे धीरे बेसिक पढ़ाने का आपका, तो फिर हम आपके भी लेवल को अप कर देंगे। एक्चुअली में ये थोड़ा लेवल से ऊपर का सवाल पकड़ लिए थे अभी स्टार्टिंग फेज में, हम ध्यान नहीं दिए कि क्वेश्चन है ना मतलब आगे के लेवल का है। तो खैर अभी आप सीख गए, अपने सिलेबस का आप सारा सीख गए। सिलेबस में जो है ना, सीबीएसई के सिलेबस में इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सीख गए आप, वो आप आसानी से बना देंगे। अब धीरे धीरे हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को भी ऑन करना है, और उसके भी सवाल हम लोग धीरे धीरे टैकल करते चले जाएंगे, बेसिक लेवल से बनाते चले जाएंगे। अभी आगे हम लोग अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अगले दिन हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टाइकोमेट्रिक, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, और प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन करना कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन ना जब लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लेंगे ना, तब बनाएंगे ना तो ज्यादा जल्दी बनेगा। सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H4O आया। कितना आया? H4O। नहीं, C2H4O, एक मिनट, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ C2H4O आया, सही आया। बाकी लोग निकाले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला। यस सर, C4H8O2। वेरी गुड, वेरी गुड, इतना ही आया, सही आया। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा है C2H4O, जैसा कि आयन ने निकाला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C4H8O2। ठीक है, ये निकाल लीजिएगा। परसेंटेज हम निकालना सिखा दिए, बाकी आप निकालिएगा इसको। देखो ऐसा क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक रहता है, जेईई मेंस अपने सिलेबस में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जो कंबशन से रिलेटेड होता है, और उससे इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने होते हैं। ये आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड। पीछे जितना पढ़े हैं ना, उसी में से कोई एक आपके स्कूल एग्जाम में रहेगा। हो जाएगा तो बताइएगा, निकला इतना इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताना है निकाल करके। श्वेता आया इतना? यस सर, आ गया है मेरा। वेरी गुड। हर्षिता इतना आया? यस सर। वेरी गुड। कुशाग्री आया इतना? यस सर, आ गया। प्रियांशी? यस सर, आ गया। सौरभ? यस सर, आ गया। सब झूठ बोल रहा है, एक कोई बच्चा इसमें झूठ बोल रहा है, दो बच्चा तुमको लग रहा है पक्का झूठ बोल रहा है, बनाया नहीं है, बोल रहा आ गया। अभिषेक बनाया? सर बना रहे हैं। बना रहे, बना लेना। हम आगे एक क्वेश्चन और टैकल, एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको बनाइएगा घर पे। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको बनाइएगा घर पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इसको ट्राई कीजिएगा सब लोग। ठीक है, 2.746 ग्राम of compound gave on analysis 1.4 1.94। एनसीईआरटी किताब में ना इसका सवाल भी होगा, आप अपने किताब से भी बनाना शुरू कीजिएगा। ग्राम ऑफ सिल्वर, कौन सा चैप्टर है सर? पहला चैप्टर है ये।
मूल कंसेप्ट 268 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 0.538 gram of oxygen. Find the empirical formula of compound. देखो परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया, कोई भी एक कंपाउंड है, कोई कंपाउंड होगा कुछ भी, मान लीजिए ए बी कुछ कंपाउंड है, उसमें क्या क्या है, सिल्वर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और कंपाउंड का टोटल मास दिया हुआ है। इसका टोटल मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सैंपल यानी कंपाउंड 2.746 और इंडिविजुअल का मास दिया हुआ है। इसका मास कितना दिया हुआ है 1.94, सल्फर का मास कितना दिया हुआ है 0.268 और ऑक्सीजन का कितना मास दिया हुआ है 0.538। परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो देखो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, परसेंटेज सिल्वर का, तो सिल्वर का मास ऊपर और टोटल सैंपल का मास नीचे 2.746 और गुना में 100 निकल गया। इसी तरह से परसेंटेज सल्फर का निकाल लेना 0.268 बाई 2.746 गुना में 100। इसी तरह से परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल लेना 0.538 बाई 2.746 गुना में 100। अब बना लोगे क्वेश्चन की नहीं बनाओगे, जल्दी बोलो। यस सर। देखो ये इस क्वेश्चन में क्या था ना कि सैंपल का पूरा मास दिया हुआ था, यानी कंपाउंड का मास दिया हुआ था, और उस मोलर मास नहीं है, कंपाउंड का कुछ भी मास हो सकता है। ये इतना ग्राम दिया हुआ, इतना ग्राम में सिल्वर कितना मौजूद है, सल्फर कितना मौजूद है, ऑक्सीजन कितना मौजूद है, ये दिया हुआ था। परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो पहले परसेंटेज निकालेंगे और तब क्वेश्चन बनाएंगे। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, तो किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है, किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है किसी भी सैंपल में, तो मास ऑफ एलिमेंट इन सैंपल है ना, सैंपल में उस एलिमेंट का क्या मास है बाय मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल जो भी कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं मल्टीप्लाइड विथ 100, इसी यही फॉर्मेट से परसेंटेज निकलता है उस एलिमेंट का। तो हमारा जैसे सिल्वर था तो इसका मास दिया 1.94, तो सिल्वर एक एलिमेंट, तो एलिमेंट का मास हो गया, सैंपल का मास ये है, लिख दिए नीचे 2.746 100 से गुना किए। सल्फर था उसमें, उसका मास ऊपर है, टोटल मास सैंपल का नीचे गुना में 100। सिमिलर ऑक्सीजन के लिए किए, और अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना सकते हैं अपने से। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बना लोगे ना, अब सब लोग ऐसा क्वेश्चन भी बना सकते हो ना जिसमें परसेंटेज ऐसा ना दे करके सबका इंडिविजुअल मास दे दे। यस सर, बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। यस सर। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में और दे रहे हैं, उसको भी बनाइएगा। एनसीईआरटी में तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक ही है 1.8, एनसीईआरटी में 1.8 है, बाकी और कोई है भी नहीं, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन भी नहीं दिया, बाकी सब मूल से रिलेटेड है। 1.8 बनाइएगा, और भी दे रहे हैं 1.1 एनसीईआरटी से, 1.4 एनसीईआरटी का, 1.3 एनसीईआरटी का, 1.10, ठीक है। वन 1.28 कितना को बनाना है आप लोगों, ठीक है। होमवर्क लिख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बनाना है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, आप नेट से निकाल लीजिएगा किताब। क्लास क्लोज हो रहा है, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे मैथ्स की क्लास में, ठीक है। अभिषेक जो तुम डिफरेंशिएशन दिया है ना वो चेन रूल से बनेगा, मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे लेकिन 12th में पढ़ना है वो सब, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, पहले लॉग का करेंगे, फिर अगले लॉग का करेंगे, फिर जो भी दिया हुआ उसका करेंगे, चेन रूल से बनेगा। जो सर हम कर रहे ट्राई करे तो वो सही था? नहीं